नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो एमएलसी मनोनयन को लेकर इस वक्त आ रही है। जेडीयू ने एमएलसी को लेकर अपने नाम तय कर दिए हैं। 6 एमएलसी का नाम जेडीयू ने फाइनल कर दिए हैं और इसमें नाम भी हम आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए अशोक चौधरी, संजय सिंह एमएलसी बनेंगे। संजय गांधी भी एमएलसी बनाए जाएंगे। ललन सर्राफ और रामवचन राय को भी एमएलसी बनाया जाएगा। ये तमाम नाम जो है राज्यपाल कोटे के तहत जेडीयू को मिले हैं और 6 सीटें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाए जाएंगे। जेडीयू की तरफ से राज्यपाल सदस्यों का मनोनयन करते हैं और राज्यपाल कोटे की 12 सीटें विधान परिषद में है और 6 नाम इनमें से फाइनल हो गए हैं जो जेडीयू कोटे से आ रहे हैं। अशोक चौधरी, संजय सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, संजय गांधी, ललन सर्राफ और रामवचन राय एमएलसी बनेंगे। ये अब बात तय हो गई है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है। इनके नामों के मनोनयन से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बिल्कुल अशोक चौधरी बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। इनका नाम तय हुआ है। जेडीयू के बड़े दलित नेता हैं अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। तो एक बार फिर से एमएलसी बनेंगे अशोक चौधरी। इसके अलावा अगर दूसरे नाम की बात करें तो संजय सिंह का नाम शामिल है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। जेडीयू की बातों को, जेडीयू के तमाम जेडीयू पर उठ रहे सवालों का बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। बड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। पहले भी एमएलसी रह चुके हैं और एक बार फिर से संजय सिंह को एमएलसी बनाया जाएगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो हाल ही में शामिल हुए हैं, एक बड़ा नाम आरएलएसपी का विलय हुआ, उसके बाद से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्या जिम्मेदारी मिलेगी। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और अब उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। जेडीयू के कोटे से एमएलसी बनेंगे। केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बनेंगे। इसके अलावा अगला नाम है संजय गांधी का जो एमएलसी बनाए जाएंगे। ये भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और अभी भी विधान परिषद के सदस्य हैं संजय गांधी, जिनको एक बार फिर से जेडीयू कोटे से एमएलसी बनाया जाएगा। तो ये चौथा नाम है संजय गांधी का जो इस बार फिर से एमएलसी बनेंगे। अगला नाम ललन सर्राफ का है। जेडीयू के कोषाध्यक्ष हैं ललन सर्राफ। आपको बता दें कि अभी भी ये विधान परिषद के सदस्य हैं और एक बार फिर से इनको एमएलसी बनाया जाएगा। तो ललन सर्राफ जो जेडीयू के कोषाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के मौजूदा सदस्य भी हैं, इनको एमएलसी बनाया जाएगा। और आखिरी नाम है रामवचन राय का। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और अभी भी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये एक बार फिर से बनेंगे। आनंद हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, 12 सीटें राज्यपाल कोटे से आती है विधान परिषद की, 6 सीटें जेडीयू कोटे में आ गई। अब 6 सीटों का क्या ये 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी? और अगर ऐसा होता है तो जो मांझी की पार्टी है और मुकेश सहनी की पार्टी है, क्या वहां वो सीटों की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे? देखिए, मांझी ने तो डिमांड किया भी है कि 1 सीट उन्हें चाहिए और वो अपने किसी नज़दीकी को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक आई है कि 6 सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू ने 6 सीट लिया है और बीजेपी 6 सीट मिला है। यानी कि अब न हमको मिलने वाला है और न ही वीआईपी को मिलने वाला है। जाहिर सी बात है अनूप कि जेडीयू ने जो अपने एमएलसी का नाम तय किया है राज्यपाल कोटा वाला, उसमें कई सारे ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी। इसमें से अप्रत्याशित कुछ नहीं हुआ। अप्रत्याशित सिर्फ एक नाम अगर आप देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड के जो अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें एमएलसी बनाया जा रहा है। तो बाकी अमूमन वही नाम की चर्चा जो पहले से चल रही थी, जो न्यूज 18 लगातार दिखा रहा था और अमूमन उसी नामों पर हर झंडी लगी है। जैसे रामवचन राय हो, ललन सर्राफ हो, संजय गांधी हो, संजय सिंह हो। आनंद, आपने जिस नाम की चर्चा की उपेंद्र कुशवाहा, कल तक तो ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, उनकी पत्नी को विधान परिषद भेजा जाएगा। ये उलटफेर कुछ समझ नहीं आ रहा है।
देखिए, इसमें कोई उलटफेर वाली बात नहीं है अनूप, क्योंकि 2022 में राज्यसभा का सीट खाली होने वाला है और उसमें अभी फिलहाल आरसीपी सिंह, और उम्मीद की जा रही है कि 2022 में भी आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं जेडीयू की तरफ से। तो फिलहाल परिस्थितियां ऐसी थी कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को जब मर्ज किया गया था तो जेडीयू की पूरी कोशिश थी कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा पद दिया जाए कि जो उनके समर्थक हैं उनमें भी उत्साह भरे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे पहले उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है उपेंद्र कुशवाहा के बहाने कि आने वाले समय में जो लव कुश समीकरण की बात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप ताकत बढ़ाते हैं, ताकत देते हैं, तो आने वाले समय में इसका फायदा भी जेडीयू को मिलेगा। और यही वजह है कि सवाल ये भी है कि एक साथ एक पार्टी में आ गए। पहले उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्र में मंत्री थे तो बिहार सरकार की कई चीजों का विरोध करते रहे, शिक्षा नीति पर सवाल उठाया। उसके बाद अब वो एक पार्टी में आ गए और अब नीतीश कुमार के साथ एक ही सदन में। किस तरह से देखा जाए और क्या इन दोनों की ताकत अब सदन में दिखेगी एक साथ? देखिए अनूप, राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही अस्थायी दुश्मन। बिल्कुल इसी फलसफे पे बिहार के सियासतदान कई बार चलते दिखे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोलकर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब 2015 में महागठबंधन के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। उसके बाद 2017 में भले ही उनसे अलग हो गए। देखिए, परिस्थितियां कब राजनीति में बदल जाए कोई नहीं जानता। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पे थे। नीतीश कुमार की पार्टी को भी जबरदस्त झटका लगा था, विधानसभा चुनाव मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। इस वक्त नीतीश कुमार को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आते हैं तो लव कुश समीकरण एक मजबूत समीकरण के तौर पर उभरेगा, और ये समीकरण मजबूत उभारने के लिए आपको जरूरत था कि उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दी जाए, शक्ति दी जाए। तो जेडीयू की ये ताकत तो दिख रही है आनंद, ये ताकत अब दिखेगी। लेकिन जो 6 नाम तय किए गए आनंद 6 नाम जो हैं, इनको लेकर हम कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई। देख लीजिए आप, संजय सिंह, अशोक चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, संजय गांधी, ललन सराफ और रामवचन राय अलग अलग समाज से आते हैं और एक कह सकते हैं कि बड़े तबके को, अलग अलग जाति के अलग अलग तबके को साधने की कोशिश की गई जेडीयू की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अगर 6 नाम है, अगर आप 6 नाम को देखें तो अशोक चौधरी दलित समुदाय से आते हैं, संजय सिंह सवर्ण समुदाय से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, ललन सराफ वैश्य समुदाय से आते हैं, रामवचन राय अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके अलावा जो संजय गांधी है वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुश समीकरण से आते हैं, यानी कुशवाहा समीकरण से आते हैं। तो नीतीश कुमार ने 6 एमएलसी जो बनाया है, तमाम अलग अलग समीकरण को साध कर उन्होंने एमएलसी बनाया। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। उन पर यह ठप्पा नहीं लगेगा कि उन्होंने 6 एमएलसी में से किसी एक को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया। फिलहाल नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा समीकरण को साधा जाए, जातीय समीकरण साधा जाए, और उसी समीकरण के साधने के तहत ये जो 6 नाम आप देख रहे हैं, तस्वीर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो तय किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में न सिर्फ लव कुश समीकरण बल्कि आने वाले समय आनंद, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि वो हर समीकरण को साधे, हर जातीय समीकरण को, हर क्षेत्र को साधे, और उसी की एक झलक इन तमाम नामों में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बात विधानसभा में हुए नोकझोंक की करते हैं। जी हां, आज विधानसभा में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला और यह नजारा था सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक का। ऑनलाइन सवाल को लेकर यह नोकझोंक हुई है। 16 में से कुछ कम जवाब आए थे। इस पर जब पूछा गया सत्ता पक्ष की तरफ से तो फिर माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी ने स्पीकर को कहा कि वो ज्यादा व्याकुल ना हो। इस बात पर विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें अपने शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने शब्द वापस नहीं लिए तो विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। माननीय मंत्री वापस लीजिए ना। कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक स्वीकारात्मक है। आप एक चीज वापस लीजिए इस शब्द को। माननीय मंत्री वापस लीजिए। नहीं, आप अध्यक्ष जी वापस लीजिए इस शब्द को। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप वापस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र
69% हाँ, जवाब ही मैं- आपका आया है। अच्छा 11 आप जवाब कार्यालय में तो आया अपने होगा। विभाग में थोड़ा अरे ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक स्वीकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस शब्द को, नहीं, माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है, तो आप अध्यक्ष जी, आपस लीजिए इस शब्द को। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस आप लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का नहीं, डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर नहीं, सकते नहीं, हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दी। वहीं मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में हुई इस नोक-झोंक के बाद से विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ मानना है, वो भी सुन लेते हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधि के प्रति सकारात्मक रवैया है उनका, और वो चाहते हैं कि सदन में जितने भी सवाल पूछे जाएं उसका जवाब है। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए अपने मंत्रियों को कि आप पदाधिकारियों को टाइट कीजिए ताकि जनता के सवाल से वो भागे नहीं। तो कहीं न कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बहुत अमर्यादित भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, और इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। और मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप अब आदरणीय अध्यक्ष जी से माफी मांगे। देखिए, मंत्री लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके मुंह से ये सब बातें तो निकलेंगी ही, और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं और हम लोग को ये सब देखने के लिए मिल रहा है कि सदन में आसन का कोई रिस्पेक्ट नहीं। आसन तो छोड़िए, कल आप देखे होंगे किस तरीके से फरियाने की बात कर रहे थे, तो फरियाना का क्या अर्थ है वो भी समझा दीजिए। और व्याकुल क्या मतलब है, क्यों आप उनको बोल रहे हैं व्याकुल, और ये सब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं देती हैं। हाँ, और आशा और उम्मीद है कि ये लोग जिन्होंने भी ऐसी गलती की है वो उन गलतियों से सीखें। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस नोक-झोंक के बाद सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच जो नोक-झोंक हुई, उसके बाद विजय सिन्हा नहीं पहुंचे सदन में। जी हां, पहले 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया था और अब 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। सम्राट चौधरी से अध्यक्ष की नोक-झोंक हुई थी। इसके बाद विजय सिन्हा स्पीकर साहब सदन ही नहीं पहुंचे और सदन की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और देखिए, पहले 12 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था और अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, कैसे देखा जाए इसको? क्या वाकई ये जो सत्र चल रहा है और उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बार जिस तरह से विजय सिन्हा नाराज बताए जा रहे हैं, नाराजगी उनकी बढ़ गई है और शायद यही वजह है कि 2 बजे तक के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया गया है। चलिए, तो आपको बता दें कि सदन अब 12 बजे तक के लिए स्थगित था, लेकिन विजय सिन्हा नहीं पहुंचे हैं और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच बहस हुई थी, नोकझोंक हुई थी, और उसके बाद सदन में विजय सिन्हा ने नाराजगी जाहिर की थी। 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया था और अब सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में नहीं पहुंचे हैं स्पीकर विजय सिन्हा। हालांकि अलीम में यह भी कहा जा रहा था कि तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं वो स्पीकर को मनाने भी पहुंचे उनके कक्ष में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाराजगी अब भी नाराजगी है। एक बार फिर सुनाते हैं सदन में आखिर क्या कुछ हुआ था और किस बात से स्पीकर नाराज हैं। कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% हाँ, जवाब ही मैं- आपका आया है। अच्छा 11 जवाब आप कार्यालय में तो आया अपने होगा। विभाग में थोड़ा अरे ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक स्वीकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस शब्द को, नहीं, माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है, तो आप तो बिल्कुल यहां पर विजय सिन्हा नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी नाराजगी समझी जा सकती है। जिस तरीके से मंत्री ने कहा कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है और इस बात से नाराज हुए विजय सिन्हा, तुरंत सदन को स्थगित कर दिया गया और 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया था, लेकिन अब यह वक्त बढ़कर 2 बजे तक चला गया, यानी कि 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, मंत्री जिस तरह से बात कर रहे थे विजय सिन्हा से, विजय सिन्हा नाराज हैं,
क्या विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश हो रही है या अब मंत्री को अपने शब्द वापस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने आसन के खिलाफ इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है? देखिए, बिल्कुल मंत्री को तो शब्द वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खास करके आप देखिए, जब विजय सिन्हा ने आपत्ति जताई और सदन की कार्रवाई उन्होंने स्थगित की थी, उसके बाद वो सीधे अपने चैम्बर में पहुंचे और एक के बाद वहां पर सभी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं और कई मंत्री, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जो सचेतक हैं सत्ताधारी दल के, वो और साथ ही साथ कई मंत्री उनको मनाने के लिए उनके चैम्बर में पहुंचे थे। बात लंबी चली उन लोगों के बीच और 12 बजे माना जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष फिर से एक बार सदन में पहुंचेंगे और मंत्री वहां पर अपना खेद जताएंगे जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो वहां पर प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव को वहां पर बुलाया गया। वो पहुंचे और वो उन्होंने सिर्फ ये सूचना दी कि सदन की कार्रवाई अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि माहौल अब शांत अभी नहीं हुआ है, गर्म है, क्योंकि सदन के भीतर चलते सत्र के दौरान सदन के भीतर जिस तरह से मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर बात कही, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, वो कहीं से भी विधानसभा अध्यक्ष को गवारा नहीं गुजरा है और निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर वो खासे नाराज है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्द स्पीकर के लिए 2 बजे का इंतजार करते हैं, 2 बजे का इंतजार करते हैं। उस वक्त देखेंगे कि विधानसभा स्पीकर जो अध्यक्ष हैं वो सदन में पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेकिन ये इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आया जब तारकिशोर प्रसाद ने कुछ कहा था, संरक्षण देने के बाद आज सम्राट चौधरी ने कह दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए साकिब। और चलिए बात करते हैं बिहार में बदहाल एम्बुलेंस सेवा की। कटिहार से एक ऐसा मामला सामने आया जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कटिहार में एक प्रसव से पीड़ित महिला को अस्पताल लाना था, एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंचा। और देखिए बदहाली का आलम यह था कि बैलगाड़ी से महिला को लेकर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जहां दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर है, लेकिन यह तस्वीर उन दावों को मुंह चिढ़ा रही है। कटिहार के अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस महिला को बैलगाड़ी से लाया गया। हालांकि पीड़ित के पिता नैमुल हक ने एम्बुलेंस के लिए फोन भी किया था, लेकिन खराब रास्ता का हवाला देकर एम्बुलेंस कर्मी ने वहां आने से मना कर दिया। हालांकि कटिहार जिला एम्बुलेंस ऑपरेटिंग सिस्टम के हेड जो कहें वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उनके मुताबिक अगर कोई फोन आता है तो ड्राइवर को जाना ही पड़ता है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो कैसे इस पीड़िता को, प्रसव से पीड़ित इस महिला को बैलगाड़ी में लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा गया। और दूसरी तरफ देखिए खराब रास्ते का हवाला दिया गया। एम्बुलेंस की तस्वीरें जो अस्पताल में खड़ी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जिनको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचती है। खराब रास्ता का हवाला दिया गया, लेकिन खराब सिस्टम यहां तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। और इधर बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार और प्रशासन तमाम सावधानियां बरत रहा है। बात अगर हम पटना की करें तो पटना में फिलहाल 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और होली के मद्देनजर और पंचायत चुनाव को देखते हुए लोग बाहर से बिहार वापस आ रहे हैं, ऐसे में पटना में 6 क्वारंटीन सेंटर को खोल दिया गया है। 4 क्वारंटीन सेंटर शहरी इलाकों में जबकि 2 ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया है। पटना के पाटलिपुत्र अशोक को भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहां की व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय ने। कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर राजधानी पटना में फिर से क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 2 क्वारंटाइन सेंटर होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 4 क्वारंटाइन सेंटर खोले गए। यह तस्वीर है पटना के पाटलिपुत्र अशोका क्वारंटाइन सेंटर की, जहां पर 160 बेड की व्यवस्था की गई है। और देखिए किस कदर मुकम्मल व्यवस्था है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, डस्टबिन है, इसके अलावा हवाई चप्पल जो है स्लीपर है उसकी भी व्यवस्था है। यानी जो यहाँ पर पेशेंट आएंगे उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था है और तमाम तरह की ये सुविधा है। और किस तरह से एहतियात बरतनी है इसके लिए मेडिकल ऑफिसर से लेकर एएनएम की तैनाती की गई है। जो मेडिकल ऑफिसर हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र अशोका जो ये क्वारंटाइन सेंटर है, इसमें कितने बेड की व्यवस्था की? 160 बेड की व्यवस्था है फिलहाल और 45 ऑक्सीजन सिलेंडर है। और हमारी टीम जो है यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम कर रही है। सुबह का शिफ्ट है, दिन का शिफ्ट है और रात्रि का शिफ्ट है। ऐसे में हमारे मेडिकल ऑफिसर के साथ एएनएम और जीएनएम की तैनाती की गई है। कुछ लैब टेक्नीशियन है उनकी तैनाती की गई है, साइकोलॉजिस्ट है
और ये सारे लोग मिलके हम लोग पेशेंट्स का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ लहर आए और पेशेंट आए तो उनका हम लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। अगर कोई इफेक्टेड हो जाता है तो सीधे वो इस क्वारंटाइन सेंटर में आ सकता है जी। तो आप लोग क्या करेंगे फिर उनका? तो उनको जो भी जरूरत है, जैसी पेशेंट की दिक्कतें हैं उस दिक्कतों के अनुसार उनको दवाई दी जाएगी। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है हमारे यहाँ, ठीक है। और कुछ भी अगर ज्यादा इमरजेंसी होती है या उनके लक्षण ज्यादा होते हैं तो उनको हायर सेंटर में हम लोग को रेफर किया जाता है। डाइट का क्या प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ किया गया? किसका? खाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? खाने के लिए हमारे यहाँ टाइप है हमारा हिंदी भवन से। पेशेंट जैसे ही आते हैं तो हमारे सुबह का नाश्ता, दिन में खाना और एक रात्रि टाइम में खाना, ये तीनों हमारे पैक्ड फूड आते हैं जो काफी हाइजेनिक हैं और सरकार की तरफ से अप्रूव किए हुए हैं। अगर जिस अवस्था में आ रहे हैं उनको हमको अगर जरूरत है दवाई का, मेडिसिन देते हैं। अगर उनको जरूरत है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लगाते हैं। उनको हर तरह से जो सुविधा उनको उपलब्ध है हमको उसको करना है। साफ सफाई सब चीज की, साफ सफाई सब हम लोग का देखना है। होली का वक्त है और जाहिर सी बात है प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट है वैसे में तैयारियां भी अब मुकम्मल दिख रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 27 हो गई है। ये आंकड़े थोड़े हैरान कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां बेपरवाह लापरवाह दिख रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने इनका जायजा भी लिया। जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और आपको अभी हम खड़े हैं यहाँ सब्जी मंडी, जो मुख्य सब्जी मंडी है भागलपुर का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है बिना मास्क के ही हैं। जबकि सोमवार को जो है 19 लोग यहाँ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 8 लोग जो हैं कल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद से भी जो है यहाँ पर लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आई है इसको लेकर और बिना मास्क के ये कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो सब्जी बेच रही हैं और वो बिना मास्क के ही यहाँ पर काम कर रही हैं। तो समझा जा सकता है कि जो ये खतरा है, आने वाला खतरा हो सकता है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना खत्म हो गया क्या? गमछी रखे हैं, ले लेते हैं। पास में तो नहीं है गाड़ी में है। तो देख सकते हैं आपकी जो लोग हैं कहते हैं कि गमछा रखे हुए हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी बेपरवाह हैं कोरोना को लेकर। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। सड़कों पर फाइन जरूर काटा जा रहा है, लेकिन जो सब्जी मंडी है वहाँ भी किसी तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि यहाँ भीड़ काफी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।